Good morning, friends. Once again, we are back. One more video lecture. This is video lecture number 11. We are so far video lecture number 11 of the subject physical education, class 12th obviously. बच्चों, जैसे आप जानते हो कि हम अपने सिलेबस का ये दूसरा चैप्टर लेके चल रहे हैं हाल फिलहाल। पहला चैप्टर हमने चैप्टर नंबर 1 पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में पूरा किया, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। उसके बाद हमने इंडेक्स के हिसाब से 11th नंबर का चैप्टर शुरू किया, जो है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। मैंने आपको कहा था पहले वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के कि इसमें बेसिकली 4 टॉपिक हैं। टॉपिक नंबर 1 जो है पूरा पर्सनालिटी के बारे में, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट थियरीज आती हैं, सेल्डन एंड जंग क्लासिफिकेशन एंड बिग 5 थियरी। बार बार जब ये चैप्टर चल रहा है तो मैं आपको उनके नाम याद करवा रहा हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ देम। पता चले आपको कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इम्पॉर्टेंट ये थियरीज हैं। उस टॉपिक को पूरा करने के बाद दूसरा टॉपिक हमने लिया उसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में, जो था मोटिवेशन। उसके टाइप्स, उसकी टेक्निक्स, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद उसी वीडियो लेक्चर में, यानी कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, हमने बात की एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज एडहेरेंस था तीसरा टॉपिक। मतलब क्या होती है एक्सरसाइज, क्या बेनिफिट्स हैं एक्सरसाइज के, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया। अब इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे, जो है एग्रेशन। कई बार हम बोलते हैं बहुत ही एग्रेसिव नेचर है इसका, गुस्से वाला या बहुत जल्दी उबल जाने वाला। एग्रेशन ज़्यादातर नेगेटिव सोचते हैं इस वर्ड को, बट पॉजिटिव सेंस में भी ये वर्ड का डिस्कशन हो सकता है। ये है आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, एग्रेशन। उसके बाद हम टाइम परमिट करेगा तो इसी वीडियो लेक्चर में, वरना अगले वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे, अगले चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पहले बात करते हैं इस आखिरी टॉपिक एग्रेशन के बारे में। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली 4 चीज़ें आएंगी। सबसे पहले मीनिंग ऑफ एग्रेशन, फिर है कंसेप्ट ऑफ एग्रेशन, तीसरा है टाइप्स ऑफ एग्रेशन, और चौथा है इफ़ेक्ट्स ऑफ एग्रेशन ऑन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। वैसे चौथा टॉपिक टाइटल के अंदर लिखा नहीं है, टाइटल शॉर्ट में दिया है, मीनिंग, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन, बट चौथा टॉपिक है जो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ एग्रेशन, कि क्या मतलब होता है एग्रेशन वर्ड का। थियरी सेज एग्रेशन इज एनी इंटरपर्सनल बिहेवियर इंटेंडेड टू कोज फिजिकल हार्म और मेंटल डिस्ट्रेस टू अ पर्सन और पर्सन्स। डेफिनेशन ये कहती है कि एग्रेशन मीन्स कोई एक स्वभाव है, खुद के अंदर के व्यक्ति का स्वभाव है, जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए या उसको मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए वो स्वभाव का नॉर्मली यूज़ किया जाता है। इन स्पोर्ट्स कॉन्टेक्स्ट एग्रेशन कैन बी डिफाइंड एज अनप्रोवोक्ड फिजिकल और वर्बल असॉल्ट एंड एग्रेसिवनेस एज द इंटेंट टू कमिट सच एन असॉल्ट। स्पोर्ट्स के रेफरेंस में बात करें कि एग्रेशन क्या होता है, तो एग्रेशन यानी अनप्रोवोक्ड फिजिकल और वर्बल असॉल्ट। असॉल्ट मतलब किसी को बुरा भला कहना, किसी का शोषण करना, किसी के लिए बुरा करना, किसी को नुकसान पहुंचाना। फिजिकल और वर्बल, फिजिकल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। कई बार आपने स्पोर्ट्स देखे होंगे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में फिजिकल होता है, झगड़ा हो गया, हाथापाई हो गई, ये बाहर के फुटबॉल वगैरह जैसे स्पोर्ट्स में ज़्यादा होता है। क्रिकेट, जिसको हम ज़्यादातर यहाँ इंडिया में फॉलो करते हैं, उसमें आपने देखा होगा वर्बल ज़्यादा होता है, एक दूसरे की खिंचाई करना, उपसाना एक दूसरे को ताकि सामने वाला आउट हो जाए, सामने वाले का बिहेवियर बुरा हो जाए। तो ये सब एग्रेशन इस सेंस में स्पोर्ट्स में यूज़ किया जाता है। एग्रेशन हैज़ ऑल्सो बीन डिफाइंड एज अ वर्बल और फिजिकल एक्ट दैट कैन फिजियोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली और फिजिकली इंजर अनदर पर्सन और वन सेल्फ। इसकी डेफिनेशन ऐसे भी दी जाती है कि ये एक ऐसा काम है
जिसमें मानसिक या शारीरिक तौर से किसी सामने वाले को इंजरी पहुंचाना। एग्रेशन टुडे इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी कंटेम्प्रेरी स्पोर्ट्स। ये पार्ट एंड पार्सल इंग्लिश का मुहावरा है। ये पार्ट मतलब हिस्सा, पार्सल मतलब कुरियर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। पार्ट एंड पार्सल एक फ्रेज है, एक मुहावरा है जो हम यूज़ करते हैं हिंदी में, जिसको बोलते हैं हम फ्रेज। मतलब पार्ट एंड पार्सल का मतलब है इस हिस्सा है, एक नॉर्मल हिस्सा है जो हर जगह होता है। इस इन पार्ट एंड पार्सल, इसको स्वीकार लिया है कि ये है स्पोर्ट्स में आजकल में। ओवर द पास्ट 20 years most sports have been undergoing drastic changes. Several problems areas have been located and addressed. पिछले 20 सालों का अगर देखा जाए 2 दशकों के अंदर, तो सारे स्पोर्ट्स बहुत बदल गए हैं। पहले जैसे खेले जाते थे उससे कई एडवांस लेवल पे अब खेले जाते हैं। तो कई सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कुछ नीचे मुझे दी गई हैं, जैसे कि पहले के ज़माने में नहीं होता था लेकिन अभी ज़्यादा होता है। ड्रग इन्फ्लुएंस एंड द प्रॉब्लम इट पोजेस। ड्रग्स जो खिलाड़ी लेते हैं शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, तो वो प्रॉब्लम्स पहले कम होती थी, अब ज़्यादा हो गई हैं। नेक्स्ट इज़ द इंक्रीज ऑफ द प्रोफेशनलिज्म। बहुत ही प्रोफेशनल गेम हो गया है अभी, बहुत ही पैसे वैसे वाला गेम हो गया है। इंक्रीज्ड मीडिया अटेंशन एंड ग्लोरिफिकेशन। बहुत ज़्यादा मीडिया हर स्पोर्ट्स के पीछे होता है। अब तो कबड्डी जैसा स्पोर्ट्स जो पहले हम कभी शायद ही देखते थे तो ओलंपिक्स या कोई बड़ी बड़ी ऐसी जगह पे खेला जाता हो तो शायद देखते थे, वरना तो कभी भी हम टीवी पे नेशनली नहीं देखते थे। लेकिन अब वो भी शुरू हो गया है, बैडमिंटन शुरू हो गया है, फुटबॉल की लीग शुरू हो गई हैं, तो मीडिया उसके प्रति बहुत सारा अटेंशन क्रिएट करता है। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड। कॉमर्शियल हो गया है, पैसों का धंधा पूरे विश्व में स्पोर्ट्स जो है वो। इंट्रोडक्शन ऑफ जुडिशियल नॉर्म्स एंड सिविल एंड क्रिमिनल लॉज इन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स। पहले नहीं होता था, अब हर जगह कायदे कानून अप्लाई होते हैं। क्रिमिनल लॉज, जैसे दुनिया में हर देश के अपने रूल्स होते हैं किसी क्रिमिनल्स के लिए, किसी गुनहगार के लिए, ऐसे स्पोर्ट्स की अपनी धाराएं हैं, अपने रूल्स हैं। नेक्स्ट इज़ द लास्ट वन, रिड्यूस टॉलरेंस लेवल्स इन द मॉडर्न डे एथलीट्स। अब वो एथलीट्स वो नहीं है कि सामने वाला क्या बोलता है चला लेते हैं, सिर्फ स्माइल देते हैं। टॉलरेंस यानी सहन शक्ति बहुत कम हो चुकी है स्पोर्ट्समैन के अंदर। अब तुरंत झगड़े ज़्यादा होते हैं, रिप्लाई ज़्यादा होता है, कोई किसी को बुरा भला कहे तो तुरंत जवाब ज़्यादा होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं पिछले कुछ 20 सालों में, जो एग्रेशन के कारण खड़ी हुई हैं ज़्यादातर, है ना। तो ये है मीनिंग ऑफ एग्रेशन। अब हम बात करेंगे इसी के अगले पार्ट की। इसी टॉपिक में दूसरा पार्ट है कंसेप्ट ऑफ एग्रेशन। क्या कंसेप्ट, एग्रेशन होता क्या है, मीनिंग तो देखा हमने, अर्थ तो देखा। अब आइए इसको डिटेल में चर्चा करते हैं, थोड़ा सा लंबा टॉपिक ये, चर्चा करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ एग्रेशन इज यूज्ड इन मैनी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। Aggression and aggressive behaviors are sometimes out of the ethical realm of sports and sometimes very much part of sports, depending on the type of sports and the demand of the performer and so on. Aggression जो है वो अलग अलग कंटेक्स्ट में, अलग अलग संदर्भ में इसका मतलब निकाला जाता है। एग्रेशन और एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो समटाइम्स एथिक्स के साथ होता है। मतलब एग्रेसिव हो, गुस्सा करें, मतलब बहुत सारा एग्रेशन दिखाएं, लेकिन एथिकल, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी के लिए बुरा भला बोलना, जानबूझ के किसी का बुरा करना, इस तरीके से नहीं। पॉजिटिवली भी हो सकता है अपने खेल के प्रति, वो डिपेंड करता है क्या खेल है, कौन परफॉर्मर है, कैसे आप बात कर रहे हो, इन सब चीज़ों पे ज़्यादातर डिपेंड करता है। एग्रेशन इंक्लूड डिफरेंट बिहेवियर्स दैट सर्व्स अ कॉमन एंड टू इन्फ्लिक्ट पेन और इंजरी ऑन द ओपोनेंट। एग्रेशन अलग अलग स्वभाव में होता है, लेकिन उसका एक ही मतलब ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम निकलता है, किसी अपने विरोधी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से दुख या कोई पीड़ा या इंजरी पहुंचाना। हर तरफ हर जगह पे यही मतलब ज़्यादातर एग्रेशन इसी कारण से किया जाता है। इन डेफिनेशंस कॉमनली यूज्ड इन द सोशल साइंसेस एंड बिहेवियरल साइंसेस, aggression is a response by an individual that delivers something unpleasant to another person. सोशल साइंस और दूसरे बिहेवियर साइंस नाम के जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें एग्रेशन का मतलब ये है कि वो एक रिस्पॉन्स है, रिप्लाई है। किस चीज़ का रिप्लाई है, किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा कोई रिप्लाई दिया जाए, सामने से कोई आपको उकसाए, कोई कुछ बोले, कोई कुछ आपको ऐसा बुरे भले शब्द कहे,
तो उसके सामने जो आप रिस्पॉन्स देते हो दैट इज़ एग्रेशन। सीधी सी बात है, वो एग्रेशन ही होगा। अगर आपको कोई बुरा भला कहता है, कोई गालियाँ देता है मान लीजिए, तो उसका कोई आप प्यार से स्वागत तो नहीं करेंगे, एग्रेसिव होके ही बताएंगे। सो वो एग्रेशन है। सम डेफिनेशंस इंक्लूड दैट द इंडिविजुअल मस्ट इंटेंड टू हार्म अनदर पर्सन। भाई कुछ तो डेफिनेशंस ऐसी कहती हैं कि ये दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ही होती हैं और कोई काम ही नहीं है इनका। Predatory and defensive behavior between members of different species may not be considered aggression in the same sense. Defensive मतलब जो नॉर्मली एग्रेसिव ना हो, गुस्सा ना करे, शांत रहे, वो बिहेवियर जो है वो सामान्यतः एग्रेशन की भाषा में नहीं होता यूज़। Social learning theory proposes that aggression is a learned social behavior and as such is acquired, demonstrated and maintained in the same way as other learned behavior, that is through direct reinforcement और थ्रू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। भाई कुछ तो सोशल थियरी ये बताती हैं साथ में कि एग्रेशन जो है वो कोई अंदर से स्वाभाविक तौर से आने वाली चीज़ नहीं है, वो तो एक सीखा हुआ, इंटेंशनली जानबूझ के किया हुआ बिहेवियर है, जिसकी प्रैक्टिस की जाती है, जिसके लिए ट्रेनिंग ली जाती है, जानबूझ के सीखा हुआ स्पेशली एक स्वभाव है, ना कि नॉर्मली अंदर से आने वाला। लोग सीखते हैं कि ड्यूरिंग द मैच अगर कोई ऐसे बोलेगा तो कैसे रिप्लाई देंगे उसको। सो इट्स अ लर्नड बिहेवियर, सीखा हुआ स्वभाव है ये। इवन द अपोनेंट इज हार्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टैकल इन फुटबॉल, इट इज़ नॉट नेसेसरीली एग्रेशन, इट इज़ मियरली assertive play as long as it is within the spirit of the rules and intent to harm is not present. फुटबॉल जैसे खेल में जब कोई टकराव हो जाए, टैकल हो जाए, दो लोग टकरा जाए, एग्रेशन में दौड़ते दौड़ते किसी को इंजरी भी हो जाए, लेकिन जब तक वो एसर्टिव है, पॉजिटिव खेल है कि खेलते खेलते भाई अचानक से टकरा गए और गिर गए और लग गया, जब तक वो रूल्स के खिलाफ नहीं है, जब तक आपने जानबूझ के किसी फुटबॉलर को टांग अड़ा के गिराया नहीं है, जब तक आपका इंटेंशन नहीं था सामने वाले को हार्म पहुंचाने का, तब तक ये एग्रेशन नेगेटिव नहीं है। Assertiveness requires the use of unusual effort and energy. If there is no intent to harm, then any resultant harm is only incidental to the game. अगर नुकसान पहुंचाने का कोई आपका इरादा नहीं था, तो जो भी नुकसान पहुंचा है वो एक इंसिडेंट है, एक एक्सीडेंटल चीज़ है जो अपने आप हो गई, जानबूझ के नहीं की गई। The sporting community draws distinct lines between assertiveness and aggression. स्पोर्ट्स कम्युनिटी जो इस पे रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, वो स्पेशली बहुत अच्छी तरीके से इन दोनों के बीच का भेद बताती है कि क्या होता है एक पॉजिटिव एग्रेशन और क्या होता है एक नेगेटिव एग्रेशन। ओके, तो ये था। अच्छा, थोड़ा सा और भी आगे इसमें है, कुछ थियरीज हैं जो क्या कहती हैं एग्रेशन क्या होता है। आइए इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करें। Several theories on aggression have been proposed, but they fall into main 4 categories. वैसे तो बहुत सारी थियरीज हैं एग्रेशन के बारे में, बट ज़्यादातर 4 थियरीज इनके बारे में चर्चा करती है। नंबर 1, इंस्टिंक्ट थियरी। ये बताती है, इट सजेस्ट दैट एग्रेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ एन इनहेरेंट ड्राइव लाइक हंगर, थर्स्ट एट्सेट्रा। ये थियरी ऐसा बोलती है कि एग्रेशन क्या होता है, इनहेरेंट, जो आपके अंदर चीज़ें हैं, कोई भूख है आपको, कोई प्यास है आपको, उससे एग्रेशन आता है। सोशल लर्निंग थियरी सजेस्ट द एग्रेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ लर्निंग, नॉट मियरली अ बायोलॉजिकल ड्राइव। सोशल लर्निंग थियरी होती है ना, अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं। तो सामाजिक थियरी क्या बताती है, सामाजिक थियरी ये बताती है कि भाई एग्रेशन सीखा हुआ चीज़ है, ना कि सिर्फ अंदर से आया हुआ। थर्ड, मोरल रीजनिंग थियरी। ये ऐसा बोलती है, वेयर द एग्रेसर जस्टिफाइज हिज और हर एक्शन एज अ प्रॉपर। मोरल थियरी ये बोलती है कि ये एग्रेशन यानी ऐसा कि भाई जो एग्रेसिव है वो खुद जस्टिफाई करता है कि उसका बिहेवियर ऐसा क्यों था। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट एग्रेशन इज अ रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। कोई दुखी है, कोई मतलब बहुत ही किसी चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो गई है, मज़ा नहीं आ रहा है, आप सहन नहीं कर पा रहे हो, तो इसके कारण एग्रेशन पैदा होता है, ऐसी ये थियरी कहती है। तो 4 अलग अलग थियरीज़ हैं जो क्या सोचती हैं एग्रेशन के बारे में, ये हमने इससे पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, ये था टॉपिक कंसेप्ट ऑफ एग्रेशन। तो हमने अब तक 2 टॉपिक देखे, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एग्रेशन। अब हम देखेंगे 2 और टॉपिक, आखिरी 2 टॉपिक जो हैं टाइप्स ऑफ एग्रेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ एग्रेशन। तो आइए अब इनकी चर्चा करते हैं। टाइप्स ऑफ एग्रेशन। एग्रेशन इज कैटेगराइज्ड
into two types. Number one, hostile or reactive aggression. It is usually involves anger and has an injury as its primary aim, such as football players who tackles another player without the ball with the sole intention of hurting them. मतलब ये कौन सा है एग्रेशन, जिसमें जानबूझ के किसी एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी को गिरा दिया फुटबॉल में, वो जानबूझ के उसको नुकसान पहुंचाना चाहता था, इंजरी पहुंचाना चाहता था, क्योंकि इस टाइप का एग्रेशन का मुख्य एम ही यही होता है, सामने वाले को इंजरी पहुंचाना. सेकेंड टाइप इज इंस्ट्रूमेंटल और चैलेंज्ड एग्रेशन. It is a behavior that has an intent to hurt in order to achieve money, praise, or victory. For example, the football player who makes an illegal tackle on the opponent in order to discourage him or her from running with the ball. Hurting an opponent might increase the player's chance of victory. भाई ये क्यों किया जाता है? जीतने के लिए, पैसा कमाने के लिए. मतलब हो सकता है कि आपने कहीं से कुछ, आपने मतलब स्पोर्ट्समैन ने कहीं से जानबूझ के पैसे लिए हों किसी को गिराने के लिए या जीतने के लिए, मैच फिक्स होती हैं, तो ऐसे इंटेंशन से किसी के लिए हर्ट करने के लिए आप एग्रेशन दिखाएं, दैट इज दिस वन, इंस्ट्रूमेंटल और चैलेंज्ड एग्रेशन. ओके, सो दीज वर द टू टाइप्स ऑफ एग्रेशन. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्मॉल टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ एग्रेशन ऑन द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. It is a common knowledge that the acts of aggression on the part of an athlete will constitute a distraction and result in a poor performance. These acts are likely to be distracting to the team also as a whole. बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि एग्रेशन का असर क्या पड़ेगा. उसका असर डिस्ट्रैक्शन होगा, पूरे टीम का फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और जिसके कारण पूरा परफॉर्मेंस जो है उसमें गिरावट आएगी, मतलब पुअर परफॉर्मेंस हो जाएगा, क्योंकि फिर दिमाग उन जगह ज़्यादा दौड़ेगा ना कि परफॉर्मेंस के लिए. और इससे होगा क्या, ज़्यादातर प्लेयर का परफॉर्मेंस तो इफेक्ट होगा ही, बट द होल टीम्स परफॉर्मेंस विल बी इफेक्टेड. सो एग्रेशन इज दैट अ बैड थिंग. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वॉज द टॉपिक, लास्ट टॉपिक आई शुड से, ऑफ एग्रेशन. सो विद दिस वी एंड दिस टॉपिक एंड दिस चैप्टर ऑल्सो, which had 4 topics: personality, the next one was motivation, next was exercise adherence, and the last was aggression. I'm sure you have seen all the videos and you are clear with all the 4 topics, and I'm sure you are doing homework also because it is very much compulsory. Again, it's an end of the chapter, so I just want to remind you people that at the end of the chapter you need to submit your homework. I repeat here again, still I have received very few students' homework of previous chapter also. Now it's the time of homework of this chapter. So whatever homework has been assigned to you, you need to submit it to me via WhatsApp or email, latest by the next day when you are learning from this video. Okay? So make sure you send your homework to me without fail. It is compulsory for all. Fine, so with this, we end this chapter over here. Fine, it was kind of a very simple and easy chapter. Now, because the time is there, so let us start new chapter in this video lecture only. This is third chapter of our syllabus that we have started for class, which one? Class 12th. So this is the third chapter we have started. As per the index, I just want to remind you over here, as per the index, the next chapter that we are going to start is chapter number 8, physiology and sports. देखिए दोनों इंटर रिलेटेड हैं, इसीलिए इस चैप्टर को अभी लिया. कुछ मतलब होता है हर चीज़ की, हर सीक्वेंस का. इससे पहले हमने जो लिया वो चैप्टर नंबर 11 था, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स. साइकोलॉजी मीन्स दिमागी तौर तरीके, स्पोर्ट्स के सारे. ये चैप्टर का नाम है, स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर होता है, साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स मतलब वहाँ ज़्यादातर मानसिक तौर तरीके आते थे स्पोर्ट्स के, उनकी सारी स्ट्रेटजीज आती थी, दिमागी चीज़ें आती थी, मोटिवेशन, पर्सनालिटी. ये कोई अंग नहीं होते, ये कोई बॉडी के पार्ट नहीं है, ये अंदर की चीज़ें हैं, दिमागी चीज़ें. यहाँ जो अब इस चैप्टर में आएगी सब कुछ बातें स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, ऑब्वियसली वो सारी फिजिकल, बॉडी पार्ट्स, बॉडी स्ट्रेंथ, इनके ऊपर सारी चीज़ें आएंगी. बिकॉज यू नो फिजिकल एजुकेशन, एनी स्पोर्ट्स इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल.
Nowadays, because of the competition, you need to apply your brain a lot. That is why it is mental also, that is okay. But main work is physical. So this chapter will give you an idea about physiology and sports, how they are related or what do you required. So this is what we are going to study. तो जैसे मैंने कहा, ये हमारे सिलेबस का हम तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. इंडेक्स के हिसाब से पहले हमने किया चैप्टर नंबर 1, फिर हमने किया चैप्टर नंबर 11, अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8. सिलेबस के हिसाब से देखने जाएं तो मैंने कहा था ना, यूनिट नंबर अलग अलग हैं. 2 ऐसे यूनिट हैं जिसमें 2 चैप्टर्स हैं. कहा था मैंने, तो उस हिसाब से देखने जाएं तो हम ये यूनिट भी अलग एक नया स्टार्ट करने जा रहे हैं. पिछले 2 चैप्टर जो थे वो दोनों चैप्टर ऐसे थे जो एक एक यूनिट में एक चैप्टर ही आते थे. अब ये जो चैप्टर आ रहा है वो ऐसे यूनिट में है जहाँ 2 चैप्टर्स हैं, एक ये और दूसरा इंडेक्स के हिसाब से बिल्कुल इसके बाद आने वाला 9th नंबर का चैप्टर जिसका टाइटल है स्पोर्ट्स मेडिसिन. ओके, वैसे वहाँ पे सिलेबस के हिसाब से उसका नाम है इंजरीज एंड स्पोर्ट्स, क्योंकि पहले दिमागी तौर से बात आई, अब शारीरिक तौर से बात आ रही है कि खेल और शरीर कैसे जुड़ा हुआ है. तो हर खेल का एक बहुत ही इंटरनल पार्ट है इंजरी, जो हर खेल में होना ही होना है कोई ना कोई तरीके से. सो इंजरीज एंड स्पोर्ट्स ये बॉडी के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसी यूनिट में सिलेबस में इंक्लूड किया गया है. चैप्टर वाइज डिफरेंट है इंडेक्स वाइज, लेकिन यूनिट वाइज ये 2 सेम है, एक ही यूनिट के अंदर आते हैं, चैप्टर 8 और चैप्टर 9. तो इनमें से पहले हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 8. ओके, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं. जैसे कि आप अपने सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला पेज इस चैप्टर का. राइट हैंड साइड पे देखिए, मैंने ब्लू कलर का बॉक्स बनाया हुआ है राउंड शेप का, उसमें लिखा है एट अ ग्लिम्प्स, जो हर बार हम देखते हैं चैप्टर की शुरुआत में कि ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम, तो इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आएंगे उनके नाम यहाँ लिखे होते हैं, सिलेबस के हिसाब से ही लिखे होते हैं. तो यहाँ अगर आप सामने देख पा रहे हों तो 7 अलग अलग टॉपिक आपको दिखाई दे रहे होंगे, 7. लेकिन मैं यहाँ एक बात क्लियर बता देना चाहता हूँ, कृपया आप सब नोट कर लीजिएगा कि जो ये 7 टॉपिक आपको सामने दिखाई दे रहे हैं इस ग्लिम्प्स के अंदर, उसमें से पहला टॉपिक यानी कि जेंडर डिफरेंसेस इन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स, और आखिरी टॉपिक सबसे लास्ट, रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन मेंटेनिंग फंक्शनल फिटनेस इन एजेड पॉपुलेशन. ये जो पहला और आखिरी टॉपिक है वो पुराने पिछले साल के सिलेबस में था, इस साल के सिलेबस में से उसको हटा दिया गया है. आप वीडियो लेक्चर नंबर 1 देखिएगा हमारा, सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस का पेज वहाँ दिखाया है, सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया है. तो वहाँ अगर आप देखेंगे यू विल फाइंड कि ये पहला टॉपिक और ये आखिरी टॉपिक वो नए साल के सिलेबस में नहीं है. तो जो बीच के 5 टॉपिक लिखे हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, पहला फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस. नंबर 2 इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. नंबर 3 इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम. नंबर 4 इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम. और नंबर 5 फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग. ये 5 टॉपिक ही हमारे इस साल के नए सिलेबस के अंदर हैं, पहला और आखिरी टॉपिक नहीं है. तो बट नेचुरली इनका डिस्कशन चैप्टर की PDF में शायद हो, लेकिन हम यहाँ उनका डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, और ना ही कोई वो ऐसा टॉपिक है कि जो आप करेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं. सो वी डोंट रिक्वायर देम, सो विल नॉट गो फॉर देम. ओके, सो इस ग्लिम्प्स के हिसाब से हम दूसरे नंबर के टॉपिक से शुरुआत करेंगे. वैसे तो सिलेबस के हिसाब से ये पहला टॉपिक है इस चैप्टर का. तो आइए शुरू करते हैं. ये पहला टॉपिक, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस. स्टूडेंट्स, जैसे कि नाम है, अब पहले थोड़ा सा नाम को समझते हैं. फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, शारीरिक तौर से जुड़ी हुई चीज़ें. कौन सी चीज़ें? विच डिटरमाइंस द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस. फिजिकल फिटनेस से जुड़ी हुई
या फिज़िकल फिटनेस के हिस्से, मतलब जिनको फिज़िकल फिटनेस कहा जाता है, उन चीज़ों को कौन कौन से ऐसे शारीरिक चीज़ें हैं जो वो चीज़ें साथ में मिलके बनाती हैं। मतलब देखिए, 2 लाइनें लिखी हुई हैं। पहली, द कंपोनेंट ऑफ फिज़िकल फिटनेस आर, फिज़िकल फिटनेस के कुछ पार्ट्स, कि क्या चीज़ को आप फिज़िकल फिटनेस कहेंगे, तो स्ट्रेंथ एंड मसल डेवलपमेंट, स्ट्रेंथ ताकत और मसल डेवलपमेंट, ये होना चाहिए पहला हिस्सा। दूसरा है स्पीड, जो बिल्कुल फिजिकली फिट है उसकी स्पीड होनी चाहिए। पहला था स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तीसरा है एंड्योरेंस, ऑब्वियसली एंड्योरेंस इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें जब मिलती हैं तब कोई बंदा फिजिकली फिट कहलाता है। मतलब पहले तो ये याद रखिएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस के कौन से 4 कंपोनेंट हैं, हिस्से हैं, कौन से 4 पार्ट्स हैं। तो इन 4 चीज़ों से बनती है फिजिकल फिटनेस। तो हम जो इस पहली थियरी, 5 टॉपिक मैंने कहा ना इस चैप्टर में है, उसमें से जो ये पहला टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो 5 में से सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हमको क्या बताना है, किसके बारे में डिस्कशन करना है, कि जो फिज़िकल फिटनेस जिनको कहा जाता है उनके जो ये 4 टुकड़े हैं उन पे कौन कौन सी चीज़ें असर करती हैं, या कौन कौन सी चीज़ें मिला के ये 4 चीज़ें बनती हैं। कि पहली चीज़ का हम पहले डिस्कशन करेंगे। तो मैंने कहा ना ये थियरी बड़ी है, उसका कारण है कि पहले हम सारा डिस्कशन इसके बारे में करेंगे, स्ट्रेंथ एंड मसल डेवलपमेंट, इसमें कौन कौन से फैक्टर असर करते हैं। पहले इसके बारे में चर्चा आएगी पूरी थियरी, फिर दूसरी थियरी आएगी स्पीड के बारे में कौन से फैक्टर्स हैं, फिर एंडोरेंस के लिए कौन से फैक्टर्स हैं, और फिर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन से फैक्टर्स हैं। हर एक में 5-5, 7-7 नाम आएंगे। तो हर एक के लिए जब डिटेल में चर्चा करेंगे, इन चारों के लिए जो जो फैक्टर्स असर करते हैं वो सब के बारे में, कोई में 4, कोई में 5, कोई में 7, इन सब के चारों के बारे में डिस्कशन पूरा करेंगे, तब जाके ये टॉपिक नंबर 1 पूरा होगा इस चैप्टर का। और फिर टॉपिक नंबर 2, 3, 4, 5 पे आगे बढ़ेंगे। तो इस टॉपिक नंबर 1 के अंदर भी 4 छोटे छोटे टॉपिक हैं, थियरीज हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। ओके, तो आइए पहली चीज़ के बारे में देखते हैं कि ऐसे कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेंथ एंड मसल डेवलपमेंट में काम आते हैं। तो टॉपिक नंबर 1, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ एंड मसल डेवलपमेंट। The various physiological factors that affect every individual's ability to achieve strength and muscle development are as follows. कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल, बॉडी के ऐसे फैक्टर्स जो किसी भी इंडिविजुअल के स्ट्रेंथ और मसल डेवलपमेंट में एक बहुत ही अहम किरदार निभाते हैं, वो क्या होते हैं। तो 1 बाय 1 डिस्कशन शुरू करते हैं। नंबर 1 है मसल फाइबर कंपोजिशन, कि आपका मसल का फाइबर है वो किन चीज़ों से बना हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स इज मसल फाइबर टाइप। There are two basic types of muscle fibers, often referred to as slow twitch and fast twitch. 2 बेसिक तरीके के मसल फाइबर्स होते हैं। अब देखिए, इससे पहले कि मैं यहाँ डिस्कशन आगे बढ़ाऊँ, अब जो चीज़ें आएंगी वो ज़्यादातर साइंस वाले जो बायोलॉजी में सब्जेक्ट में पढ़ते हैं उनमें ज़्यादा आती हैं ऐसी चीज़ें। तो कॉमर्स वालों के लिए शायद थोड़े से नए शब्द लगें, थोड़े से हैवी शब्द लगें, बट यहाँ कोई इन सब के बारे में जो ये सब लिखा हुआ आ रहा है कि कौन से मसल फाइबर के टाइप्स हैं, इनके बारे में आपको सिर्फ यहाँ जितनी 4-5 लाइन की जानकारी दी है उतनी ही आपको याद रखनी है। इनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल या साइंटिफिकल नॉलेज आपको रखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। सो कोई भारी भारी वर्ड्स आए, देन ट्राई टू राइट एंड फाइंड द मीनिंग ऑफ देम। डोंट बी स्कैर्ड ऑफ दीज वर्ड्स। ओके, तो बेसिक 2 टाइप के मसल फाइबर होते हैं, एक स्लो ट्विच एंड फास्ट ट्विच। स्लो ट्विच मसल फाइबर्स आर बेस्ट यूज फॉर कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़। जो एरोबिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए स्लो ट्विच मसल ज़्यादा काम आते हैं। दे प्रोड्यूस स्मॉल लेवल ऑफ फोर्स फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम एंड दस आर बेटर सूटेड फॉर एंड्योरेंस एक्टिविटीज़। ये क्या करते हैं, छोटे लेवल का फोर्स जनरेट करते हैं लेकिन लंबे समय तक टिके रहा है ऐसा। जो आगे एंड्योरेंस का टॉपिक आएगा उसमें भी ये आएगा। फास्ट ट्विच फाइबर आर बेस्ट यूज फॉर अनएरोबिक एक्टिविटीज़। जो एरोबिक हैं उसके लिए स्लो वाले, और जो ये एनएरोबिक हैं उसके लिए फास्ट वाले।
दे प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ फोर्स, वो कम लेवल ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करते थे, ये हाई लेवल ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करते हैं फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियस सी बात है, हाई फोर्स लगा रहे हैं तो वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं हो सकता। एंड आर बेस्ट सूटेड फॉर पावर एक्टिविटीज सच एज वेट लिफ्टिंग, ऐसी चीज़ें जहाँ वेट लिफ्टिंग जैसी कॉम्पिटिशन्स हैं, जहाँ ज़्यादा ताकत चाहिए लेकिन कम समय के लिए चाहिए, मतलब उठाना ज़्यादा है, आपको हैवी वेट है, लेकिन कोई लंबे समय तक आपको 2-4 घंटे के लिए नहीं चाहिए आपको स्ट्रेंथ। सो वो ऐसी चीज़ों में ये टिश्यू या ये मसल फाइबर कंपोजिशन काम आती है। नीचे पिक्चर दिया गया है, ज़रूरत नहीं कि आपको अच्छे से ये पिक्चर ड्रॉ करना, अगर आप कंफर्टेबल है तो ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज इज़ फाइन। ओके, अब जाते हैं इसके सेकंड कंपोनेंट फैक्टर की ओर। सेकंड फैक्टर है एज। बहुत सिंपल सी बात है, टॉपिक है उसमें एज तो असर करेगा ही। वेरियस स्टडी शोज दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन इंक्रीज देयर मसल साइज एंड स्ट्रेंथ एज अ रिजल्ट ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्टडीज़ बताती हैं, बाई रिसर्च बताती हैं कि कोई भी उम्र हो, इंसान अपनी मसल की साइज़ और स्ट्रेंथ के ऊपर काम करके उनमें इम्प्रूवमेंट कर सकता है। हाउएवर द रेट ऑफ स्ट्रेंथ and muscle gain appears to be faster in 10 to 20 years of age, the years of rapid growth and development. बट ज़्यादातर 10 से 20 साल की उम्र के लिए लोगों के लिए ये ज़्यादा जल्दी से फास्टर होता है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आफ्टर रीचिंग नॉर्मल फिजिकल मैच्योरिटी, मस्कुलर इंप्रूवमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर एज क्विकली। भाई एक मैच्योर इंसान बन जाए, कुछ उम्र के बाद मसल्स फिर नॉर्मल स्टेबल हो जाती हैं, उससे ज़्यादा आप अपने मसल्स नहीं बना सकते। नंबर 3 इज जेंडर। ऑब्वियसली जेंडर असर करेगा। ऑल्दो मेन्स एंड women's muscle tissues are characteristically the same, men generally have more muscle tissue than women do because the muscle size is increased by the presence of testosterone, the male sex hormone. भाई men and women में muscle tissues जो हैं वो ज़्यादातर सेम होते हैं कैटेगरी वाइज, बट men generally have more tissue than women do, ज़्यादातर men में ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द मसल साइज इज़ इंक्रीज बाय, क्योंकि मसल साइज किन से बनती है, टेस्टोस्टेरोन नाम के अंतःस्त्राव से, हार्मोन से, जो मेल जेंडर में सेक्स हार्मोन में जो सबसे पहले है, जो सबसे आगे है, वो है टेस्टोस्टेरोन, जो सबसे ज़्यादा होता है। उसके कारण मसल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प मिलती है, इसीलिए वो मेन में ज़्यादा कंपेरेटिवली विमेन में कम होते हैं। द लार्जर द मसल्स द स्ट्रॉन्गर द पर्सन। ऑब्वियसली दिस इज़ वाई मोस्ट ऑफ द मैन आर स्ट्रॉन्गर देन द मोस्ट ऑफ द वेमेन नेचुरली। इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत मुझे लगती नहीं। चौथा है साइज ऑफ लिम्स एंड मसल्स। द एथलीट्स विथ शॉर्टर लिम्स आर एबल टू लिफ्ट मोर वेट बिकॉज ऑफ एडवांटेजेस लीवरेज फैक्टर्स आर्म्स एंड लेग्स। जो एथलीट में शॉर्टर लिम्स होते हैं वो ज़्यादातर ज़्यादा वज़न उठाने में काबिल होते हैं। Similarly, difference in strength development may come about because of variation in muscle strength. स्ट्रेंथ का जो डेवलपमेंट है वो मसल में क्या डिफरेंस है, किससे कम है किसके ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करता है। सम पीपल हैव लॉन्ग मसल्स वाइल अदर हैव शॉर्टेस्ट वन। द एथलीट्स विथ रिलेटिवली लॉन्ग मसल्स हैव ग्रेटर पोटेंशियल फॉर डेवलपिंग साइज एंड स्ट्रेंथ देन दोज विथ रिलेटिवली शॉर्ट मसल्स। जिनके मसल्स लॉन्ग होते हैं उनमें ज़्यादा ताकत होती है, ज़्यादा क्षमता होती है अपनी साइज़ और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की, कंपेयर टू ऐसे लोग जिनके मसल्स शॉर्ट होते हैं। तो ये था चौथा, साइज ऑफ लिम्स एंड मसल्स। बात करते हैं हम फिफ्थ वन की, जो है इनहेरिटेंस, वारसागत, जो आपको आपकी पहले की पीढ़ियों से जो मिला है उसकी बात अब यहाँ पे करने जा रहे हैं। वी इनहेरिट मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ फ्रॉम आवर पेरेंट्स ऑब्वियसली एंड दे हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन आवर साइज स्ट्रेंथ एंड अपीयरेंस। ज़्यादातर ये चीज़ें हमको अपने पेरेंट्स से वारसागत में मिलती हैं, इनहेरिटेंस में मिलती हैं। हमारी साइज़ क्या है, मतलब हमारी हाइट क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, अपीयरेंस कैसा है, वो ज़्यादातर ऑलमोस्ट सिमिलर टू आइदर मदर और फादर होता है। जेनेटिक्स डज क्लियरली प्ले अ रोल इन आवर हेल्थ एंड अपीयरेंस। जेनेटिक्स ऑब्वियसली आपकी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं तो बोलता हूँ आप क्या कैसा नेचुरल बॉडी बिल्ड है उसमें जेनेटिक्स बहुत असर करता है, बट दे सर्टेनली डू नॉट डिटरमाइन हाउ ऑफन और वेल वी ट्रेन। भाई कैसे पैदा होते हैं, किस टाइप का शेप है बॉडी का, वो तो जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पेरेंट्स के ऊपर। लेकिन आप उसको कितना ट्रेन करके कितना अच्छा और कितना बुरा बना सकते हैं वो आपके ऊपर है। इवन इफ़ वी आर बॉर्न विथ जेनेटिक
predisposition to being overweight or weak. The way we live is what will ultimately determine whether we grow up fit and strong or fat and weak. भाई कितना सिंपल सा सेंटेंस है. भाई आप किसी जेनेटिक प्रॉब्लम के साथ पैदा हुए हो, बहुत ओवरवेट हो या बहुत ही कमज़ोर हो, तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है. बट जिस तरीके से आप जीते हो अल्टीमेटली वो डिटरमाइन करता है कि आप पूरी ज़िंदगी फिट रहोगे और ग्रो करोगे और स्ट्रांग बनोगे या मोटे और कमज़ोर बनोगे, है ना. तो इनहेरिटेंस प्लेज एन वाइटल रोल. नेक्स्ट वन, छठा फैक्टर जो है और ये आखिरी फैक्टर है इस टॉपिक का, वो है एड्रेनलिन. एड्रेनलिन इज़ अ हार्मोन, ये हार्मोन का नाम है. सीक्रेटेड बाय द एड्रेनल ग्लैंड्स ड्यूरिंग द हाई स्ट्रेस सिचुएशन. बहुत ही हाई स्ट्रेस सिचुएशन में ये हार्मोन रिलीज होता है. दिस इंक्रीजेज द हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लड वेसल्स थ्रू आउट द बॉडी टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द मसल्स. क्या होता है इससे? हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड वेसल्स से जो बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है मसल्स के थ्रू वो बढ़ जाता है. ऑल्दो द इफेक्ट्स मे बी टेम्पररी, एड्रेनलिन कैन गिव आवर बॉडी अ बूस्ट टू पावर. भले हालांकि इसकी इफेक्ट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, बट एक बॉडी जो है उसको बूस्ट देने का काम ये करता है वर्कआउट के टाइम पे. इन रेयर केसेस इट हैज़ बीन नोन टू डिलीवर एन इंडिविजुअल इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना. इसके कारण कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स बहुत कोई ज़बरदस्त स्टेमिना या स्ट्रेंथ मिल जाएगी ऐसा नहीं है, बट ज़्यादातर असर तो करता है. तो ये था छठा फैक्टर. ओके, तो इसके साथ ये छोटा सा पार्ट, पहली थियरी, इस चैप्टर के अंदर 5 थियरी 5 टॉपिक हैं. उस पहले टॉपिक का एक छोटा सा हिस्सा पूरा होता है. मैंने आपको कहा थोड़ी देर पहले ऐसे 4 अलग अलग छोटी छोटी थियरियाँ हैं जो मिलेंगी तो पहला टॉपिक पूरा होगा इस चैप्टर का. ऐसे टोटल 5 टॉपिक हैं इस चैप्टर में. सब इतने बड़े नहीं हैं हालांकि, लेकिन ये पहला टॉपिक ही बड़ा है. तो पहले टॉपिक का 25% हमने पूरा किया. आगे और से ऐसे और 3 चीज़ें हैं जिसमें भी हर बार कोई 6 कोई 7 चीज़ें आएंगी कि कौन से फैक्टर असर करते हैं वहाँ पे, है ना. लेकिन ये सारी चीज़ें अब हम आगे के वीडियो लेक्चर में देखेंगे. सो ऑब्वियसली विद दिस वी वाइंड अप आवर चैप्टर, आवर वीडियो लेक्चर. चैप्टर हमने थोड़ी देर पहले ही पूरा कर लिया है ऑलरेडी. सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 2 चैप्टर्स की इनफैक्ट बात की. तो थोड़ा अच्छे से सुन के समझ के आपको समझना चाहिए और होमवर्क करना चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं. 2 टॉपिक हमने अलग अलग चैप्टर की बात की है, ठीक है. तो हम चैप्टर वाइंड अप करें उससे पहले आज का होमवर्क ले लें. जैसे कि आप जानते हो ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं है जहाँ मैं 2 सम्स करवाऊँ और उसके जैसे 4 सम्स आपको मैं होमवर्क में दूँ. ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है. जो 2 थियरीज आज के दिन में पढ़ाऊँगा वही तो होमवर्क दूंगा. आज के दिन में 2 थियरी पढ़ाई और आगे आने वाली 2 थियरी होमवर्क दी, ये तो कोई सेंस नहीं बनता है. सो बट नेचुरली आप जानते हैं कि आज का होमवर्क क्या होगा. आज का होमवर्क 2 क्वेश्चंस होंगे, एक पिछले चैप्टर का, एक इस नए चैप्टर का. पिछले चैप्टर का आपको पता होगा क्या है, क्या था वो टॉपिक था. पिछले चैप्टर का आखिरी टॉपिक जो मैं बात कर रहा हूँ वो किस टॉपिक के बारे में था आपको पता होगा, वो था एग्रेशन के बारे में. तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट मीनिंग, कंसेप्ट एंड टाइप्स एंड इफेक्ट ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स. इसके बारे में चर्चा करें. तो ये एक बड़ा सा क्वेश्चन लिखें. और दूसरा क्वेश्चन आज के होमवर्क का है कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं 4 फैक्टर्स, उनमें से पहला टॉपिक जो है उसके बारे में चर्चा करें. हमने कहा ना 4 ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं जिनके बारे में थियरी आएगी. तो हमने उसमें से आज एक पढ़ा. कौन सा पढ़ा हमने? स्ट्रेंथ एंड मसल डेवलपमेंट. तो आपका आज का दूसरा क्वेश्चन है कि डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ एंड मसल डेवलपमेंट. स्ट्रेंथ एंड मसल डेवलपमेंट में कौन सी चीज़ें, कौन सी फिजियोलॉजिकल चीज़ें असर करती हैं. तो आपको इस टॉपिक के बारे में जो हमने 6 चीज़ें पढ़ी वो लिखनी है. ओके, सो विद दिस आई वाइंड अप टुडेस सेशन. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस वन मोर लिसनिंग टू दिस वन मोर वीडियो लेक्चर. एज आई सेड, नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे तो इसी चैप्टर का पहले टॉपिक का ही अगला हिस्सा आगे बढ़ाएंगे और टाइम मिलेगा तो और भी टॉपिक को टच अपॉन करें. तब तक के लिए
आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, इट्स एन डिफिकल्ट टाइम गोइंग ऑन, डोंट ब्रेक द रूल्स गिवन बाय द गवर्नमेंट और बाय योर पेरेंट्स. Please stay at home, stay safe, take care of yourself and your family. Thank you so much and have a very good day. Have a very good weekend also. Thank you.